मेक इन इंडिया भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। फिर भारत दूसरे देशों से ऐसे समझौते क्यों कर रहा है जिसके बाद विदेश से सामान लाकर बेचना कारोबारियों को ज्यादा फायदेमंद लगे? क्या भारत के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स यानी FTAs हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका यादव और वैचारिकी के आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवालों के जवाब मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस में छपे ओपिनियन पीस 4 challenges that demand attention in India's FTAs में। इसे आपके लिए लिखा है GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने। इसे आप 9 जून के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पढ़ सकते हैं। 1 जून को भारत ओमान समझौता लागू हुआ। इसके तहत ओमान ने भारतीय टेक्सटाइल, गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह हटा दिया। इससे भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। इससे व्यापार बढ़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए खाड़ी देशों और पूर्वी अफ्रीका के बाजारों तक भारत की व्यापारिक पहुंच मजबूत होगी। ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता था। FTA यानी 2 या अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता जिसके तहत वो एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर लगने वाले टैरिफ और नियम कानूनों को कम या खत्म करते हैं। इससे देशों के बीच व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। जाहिर है इससे व्यापार बढ़ता है, खरीदारों को अधिक विकल्प मिलते हैं और एक्सपोर्टर्स को नए बाजार मिलते हैं। तो ओमान समझौते के बाद अब भारत के अलग अलग देशों के साथ कुल 27 FTA हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी 42 देशों के साथ 9 और नए समझौते पूरे होने की कगार पर हैं। जब ये सारे समझौते फाइनल हो जाएंगे तो दुनिया के 69 देश भारत के FTA पार्टनर्स बन जाएंगे। ये हमारे देश के कुल एक्सपोर्ट्स का करीब 75% हिस्सा होंगे। सुनने में तो ये नेटवर्क बहुत शानदार लगता है, लेकिन जैसे जैसे भारत अपने इन समझौतों का दायरा बढ़ा रहा है, कुछ बड़ी और गंभीर चुनौतियां हैं जो बार बार हमारे सामने आ रही हैं। मसलन भारत ने जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौता किया, उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा अचानक इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? विदेशी कंपनियां तो भारत के साथ इन समझौतों का पूरा फायदा उठा रही हैं, लेकिन हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है जिसने भारतीय कंपनियों की कमर तोड़ रखी है? क्या मेक इन इंडिया का नारा अब बदलकर मेक इन आसियान, सेल इन इंडिया बनता जा रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड समझौते के बाद भी भारत का व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक FTAs लागू होने से पहले यानी साल 2007, 2009 और हाल के वर्षों की तुलना करें तो आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 381% बढ़ चुका है। जापान के साथ 318% और साउथ कोरिया के साथ 268% बढ़ गया है। इसके मुकाबले दुनिया के बाकी देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा सिर्फ 142% ही बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल भारत के ज्यादातर पार्टनर देश पहले से ही बहुत ओपन इकोनॉमी है, जहां MFN रूल्स यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन नियमों के तहत सामान्य टैक्स बहुत कम है। अब ये MFN क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक कोई भी देश दूसरे देशों से आने वाले सामान पर जो एक सामान्य या स्टैंडर्ड टैक्स लगाता है उसे MFN टैरिफ कहते हैं। ये वो टैक्स है जो बिना किसी स्पेशल समझौते जैसे FTA के हर देश पर बराबर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर में ये सामान्य MFN टैक्स लगभग 0 है, जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और UAE में ये 4% से भी कम है। इसके उलट भारत का एवरेज MFN टैक्स करीब 12.6% है और कुछ चीजों पर तो ये 150% तक जाता है। अब नतीजा ये होता है कि जब भारत फ्री ट्रेड समझौते के तहत अपना टैक्स घटाता है तो विदेशी कंपनियों को भारतीय मार्केट में सामान बेचने के लिए बहुत बड़ा प्राइस एडवांटेज मिल जाता है। जैसे अगर भारत ने अपना टैक्स 50% भी कम किया तो विदेशी कंपनियों के लिए भारत में माल बेचना बहुत सस्ता हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय एक्सपोर्टर्स को उन देशों के बाजारों में कोई नया फायदा नहीं मिलता, क्योंकि वहां तो सामान्य MFN टैक्स पहले से ही लगभग 0 या बेहद कम था। अब समझते हैं कि आखिर भारतीय एक्सपोर्टर्स को FTA से फायदा क्यों नहीं हो रहा। दरअसल जब पार्टनर देश में सामान्य MFN टैक्स पहले से ही 0 है तो किसी FTA समझौते के तहत वहां माल भेजने का कोई अलग से फायदा नहीं रह जाता। और जिन देशों में ये सामान्य टैक्स थोड़ा बहुत है भी, जैसे 1 से 3%, वहां होने वाली मामूली बचत के मुकाबले कागजी कार्रवाई का खर्च और सिरदर्दी बहुत ज्यादा होती है। नतीजतन भारत से बाहर जाने वाले कुल एक्सपोर्ट्स में से सिर्फ 20 से 30% माल ही FTA के फायदों का
इस्तेमाल कर पाता है। वहीं इसके उलट चूंकि भारत का सामान्य एमएफएन टैक्स काफी ज्यादा है, जब भारत एफटीएस के तहत इसे घटाता है तो विदेशी कंपनियों को बहुत मोटी बचत होती है। यहाँ जानते हैं कि आखिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो जब कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा हो और उस कच्चे माल से बनने वाले तैयार सामान पर टैक्स कम या जीरो हो तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई भारतीय कंपनी बाहर से स्टील या एल्यूमिनियम मंगवाती है तो उस पर 7.5 से लेकर 10% तक का सामान्य एमएफएन टैक्स लगता है। लेकिन उसी स्टील और एल्यूमिनियम से बनी बनाई मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स कई एफटीएस के तहत भारत में बिल्कुल जीरो टैक्स पर एंट्री कर जाते हैं। इससे होता यह है कि विदेशी कंपनियां तो ग्लोबल रेट पर सस्ता कच्चा माल खरीदकर मशीनें बनाकर भारत में बिना टैक्स के बेच लेती हैं, जबकि हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को महंगे इनपुट कॉस्ट की मार झेलनी पड़ती है। केमिकल्स, प्लास्टिक, रबड़ और टेक्सटाइल सेक्टर में इस वजह से एक बड़ा असंतुलन देखने को मिल रहा है। इनमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और इनपुट्स जैसे कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, पॉलीप्रोपिलाइन, पीवीसी वगैरह पर लगने वाला टैक्स भारत में कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ इन्हीं सेक्टर्स के कई बने बनाए प्रोडक्ट्स विदेशों से जीरो टैक्स पर भारत में इंपोर्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर हमारा मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर सिर्फ बुनियादी कच्चा माल बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को तो सुरक्षित रखता है, लेकिन फाइनल सामान बनाने वालों को भारी नुकसान में डाल देता है। ऐसे में देश के भीतर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन कर मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मेक इन इंडिया का नारा अब बदल कर मेक इन आसियान, सेल इन इंडिया बनता जा रहा है? जैसा कि हमने तमाम वजहें बताई, उनके चलते आसियान देश अब भारतीय मार्केट के सबसे बड़े सप्लायर बनते जा रहे हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों की समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार शामिल हैं। भारत आसियान देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते में है। चीनी कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में भारी निवेश किया है। इतना ही नहीं, कुछ भारतीय कंपनियों ने भी वहां अपनी फैक्ट्रियां और जॉइंट वेंचर्स शुरू कर दिए हैं ताकि वो वहां की कम प्रोडक्शन कॉस्ट और एफटीएस के तहत भारत में मिलने वाली ड्यूटी फ्री एंट्री का फायदा उठा सके। ऐसा ही ट्रेंड अब इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल्स, प्लास्टिक, कंज्यूमर गुड्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे कई बड़े सेक्टर्स में साफ देखा जा सकता है। जाहिर है, ऐसे में न सिर्फ निवेश बल्कि नौकरियां भी देश से बाहर जाने लगी हैं। इन शॉर्ट, ये एफटीएस कंपनियों को मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन आसियान, सेल इन इंडिया के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या करें? अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि जब तक भारत सरकार इंडस्ट्रियल इनपुट्स और कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स को अपने एफटीए समझौतों के हिसाब से अलाइन नहीं करती, तब तक ये समझौते हमें फायदा नहीं देंगे। इससे हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और देश की पूरी सप्लाई चेन कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को और मजबूत करना होगा। एफटीएस कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर इन्हें बिना अपनी टैक्स पॉलिसी सुधारे लागू किया गया तो हम सिर्फ एक बड़ा बाजार बनकर रह जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।